क्या आप यकीन करेंगे कि एक औरत जिस पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने का आरोप है, वो कोर्ट के बीचों बीच जज के सामने खड़ी होकर ऐसी जिद कर सकती है कि साहब, फांसी दे दो मंजूर है, पर मरने से पहले एक बार मेरे प्रेमी से मिलवा दो। दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी अंतरात्मा को हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह का नजारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे केशव की लाश पड़ी थी और पास ही उसकी पत्नी सरिता दहाड़े मार मार कर रो रही थी, इस तरह से कि पत्थर भी पिघल जाए। वो बार बार अपनी छाती पीटती और चिल्लाती, अरे कोई तो बताओ, मेरे केशव को किसने मारा? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। गांव वालों से संभालते संभालते थक गए। जो भी वहां आता उसकी आंखें भर आती। सरिता का रोना धोना इतना दहला देने वाला था कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये वही औरत है जिसने कल रात अपने ही हाथों अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। पुलिस आई, मीडिया वाले आए और सरिता ने रोते रोते सबको बताया कि उसका पति रात को सामान लेने निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। उसने ऐसा नाटक रचा कि पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। पर कहते हैं ना कि कातिल कितनी ही चालाकी क्यों न कर ले, वो कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठता है। सरिता को लगा था वो अपनी चीखों के नीचे उस कत्ल के राज को दफन कर देगी, लेकिन वो भूल गई थी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उस बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी केशव की लाश तो कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन सरिता का फोन कुछ ऐसे राज उगलने वाला था जो इस पूरी सहानुभूति को नफरत में बदलने के लिए काफी था। लोग सोच रहे थे कोई बाहर का दुश्मन होगा, पर असली आस्तीन का सांप तो घर पर ही मौजूद था। सरिता का रोना धोना दरअसल अफसोस के आंसू नहीं थे, बल्कि पकड़े जाने का डर और अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश थी, जिसके चक्कर में उसने अपनी हंसती खेलती दुनिया को आग लगा दी थी। अभी तो सिर्फ लाश मिली थी, लेकिन इस लाश के पीछे जो घिनौनी साजिश थी उसका पर्दाफाश अभी होना बाकी था। गांव वाले अभी भी बस सहानुभूति दे रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ घंटों में इसी गांव की ये बेचारी बहू सलाखों के पीछे अपनी बर्बादी की कहानी लिख रही होगी। अब कहानी की तह तक जाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। केशव एक सीधा साधा बंदा था जो अपने परिवार और 3 मासूम बच्चों का पेट भरने के लिए दूर शहर में फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी करता था। घर में सरिता थी जो गांव की औरतों के साथ बैठती उठती थी और सबको लगता था कि बड़ा सुखी परिवार है। पर असली आग तो तब लगी जब केशव ने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया और वापस गांव में रहने का फैसला किया। इसी दौरान घर में पुताई का काम करने आया था विक्रम। विक्रम और सरिता की आंखें ऐसी लड़ी कि दोनों ने मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी। सरिता के 3 बच्चे थे और एक घरवाला था जो उसकी हर जरूरत को पूरा करता था, पर उसे तो विक्रम के साथ वो नया नया रोमांच पसंद आ रहा था। जब केशव बाहर रहता तब इन दोनों की खूब पड़ती। दोनों घंटों फोन पर बातें करते, मिलना जुलना भी शुरू हो गया था। पर जैसे ही केशव ने गांव में रहने का मन बनाया, सरिता की आजादी पर जैसे पाबंदी लग गई। वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़पने लगी। उसे अपना पति अब जीवन साथी नहीं, बल्कि अपने और विक्रम के बीच सबसे बड़ी दीवार लगने लगा। केशव को जरा सी भी भनक नहीं थी कि जिस पत्नी के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी प्यार से काटने के सपने देख रहा है, वो उसके कत्ल का नक्शा तैयार कर रही है। सरिता और विक्रम ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सरिता ने विक्रम से साफ कह दिया था कि जब तक केशव जिंदा है वो दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। प्यार का ऐसा भूत सवार था कि सरिता ने अपने बच्चों के भविष्य तक की कोई परवाह नहीं की। विक्रम भी साजिश में बराबर का हिस्सेदार बना और दोनों ने तय किया कि केशव को रास्ते से बाहर हटाना ही होगा। वो बस एक ऐसे मौके की तलाश कर रहे थे जब केशव अकेला हो और उसे ठिकाने लगाया जा सके। गांव की उन गलियों में जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, वहां एक पत्नी अपने ही पति की कब्र खोदने की तैयारी कर रही थी। दिन बीत रहे थे और सरिता के सिर पर विक्रम का इश्क किसी नशे की तरह चढ़ता जा रहा था। केशव 24 घंटे घर पर ही रहता,
जिससे सरिता का प्रेमी से मिलना तो दूर, फोन पर बात करना भी दूभर हो गया था। इसी वजह से घर में छोटी छोटी बातें होने लगी, खटपट होने लगी। सरिता अब धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी थी और केशव को ताने मारती थी कि घर पर बैठे रहने से घर नहीं चलता। केशव बेचारा सोचता कि शायद काम छोड़ने की वजह से वो परेशान है, पर उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी की परेशानी का कारण उसकी मौजूदगी थी। आखिरकार एक दिन सरिता ने विक्रम से कहा, अब और सब्र नहीं होता, केशव को किसी भी तरह निपटाना ही होगा। उधर विक्रम भी उतावला हो रहा था। उन दोनों ने केशव को रास्ते का कांटा मान लिया था। सरिता की आंखों में अब अपने बच्चों के लिए ममता नहीं, बल्कि विक्रम के लिए वासना और केशव के लिए नफरत भरी थी। केशव एक रात घर में बैठा बच्चों के साथ खेल रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी मौत का फरमान सुनाया जा चुका है। सरिता ने उस दिन विक्रम से कम 25 बार बात की। हर कॉल में एक नई प्लानिंग थी और हर मैसेज में एक नई साजिश। वो दोनों फोन पर कोड वर्ड में बात करते थे ताकि किसी को शक ना हो। केशव ने उस रात सरिता से कहा, मैं बाजार जा रहा हूं, और सरिता ने मन ही मन मुस्कुराते हुए विक्रम को इशारा कर दिया कि शिकार निकल चुका है। बाहर अंधेरे में विक्रम उसकी जान लेने के लिए घात लगाए बैठा था। सरिता ने घर में रहकर नॉर्मल दिखने का पूरा नाटक किया। वो बच्चों को सुलाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस घर में शांति के पीछे एक भयंकर तूफान आने वाला था, जिसकी गूंज पूरे इलाके को हिला देने वाली थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। केशव बाजार से पैदल ही लौट रहा था। रास्ते में उसे विक्रम मिल गया, जिसने बड़ी चालाकी से उसे बातों में उलझा लिया। विक्रम ने कहा, अरे केशव भाई, आज बहुत दिन बाद मिले हो, चलो कहीं बैठकर 2 घूंट लगा लेते हैं। केशव बेचारा सीधा साधा बंदा था। उसने सोचा कि जानने वाला है तो क्या मना करे। विक्रम उसे गांव के सुनसान बगीचे में ले गया। वहां उसने केशव को इतनी ज्यादा शराब पिला दी कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में भी नहीं रहा। केशव नशे में धुत होकर बरगद के पेड़ के नीचे गिर गया। विक्रम ने तुरंत सरिता को फोन लगाया और कहा, काम हो गया है, अब वो हिलने की हालत में भी नहीं है, जल्दी आ जाओ। सरिता दबे पांव घर से निकली और जब वहां पहुंची तो देखा केशव बेहोश है। इसका फायदा उठाकर विक्रम और सरिता ने केशव पर जानलेवा हमला कर दिया। केशव ने खुद को बचाने की कोशिश तो की, पर शराब के नशे ने उसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। इसके बाद सरिता और विक्रम ने जिस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया, वो रूह कपा देने वाला था। उन्होंने केशव पर तब तक वार किए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। सरिता बार बार पूछ रही थी, देख लो कहीं ये जिंदा तो नहीं है, अगर ये बच गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि केशव की पहचान को मिटा दिया जाए ताकि पुलिस को कुछ पता ही न चले। जब उन्हें यकीन हो गया कि केशव भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो दोनों उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल गए। सरिता वापस घर आकर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम भी अपने ठिकाने पर चला गया। सरिता ने सोचा था कि अंधेरे में उसका गुनाह छुप जाएगा, पर वो नहीं जानती थी कि सुबह का सूरज उसकी हकीकत सबके सामने लाने वाला है। अगली सुबह जैसे ही उजाला हुआ, गांव के कुछ लोगों ने बरगद के पेड़ के नीचे केशव की लाश देखी। पूरे गांव में शोर मच गया, अरे दौड़ो, केशव की हत्या हो गई। सरिता रोते बिलखते वहां पहुंची। उसने वहां पहुंचते ही ऐसा विलाप शुरू किया जिसे देखकर लोग दंग रह गए। वो बार बार केशव के शरीर से लिपट जाती और कहती, तुम तो सामान लेने गए थे, फिर ये क्या हो गया। उसने गांव के प्रधान और पुलिस के सामने अपनी मासूमियत का ऐसा ढोंग रचा कि किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। उसने पुलिस से कहा, केशव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बहुत सीधा साधा आदमी था। उसने मीडिया के सामने भी नाटक किया और गिड़गिड़ाते हुए मांग की कि मेरे पति के कातिल को कड़ी सजा दी जाए। यह सरिता का सबसे अजीब और शातिराना फैसला था, खुद कातिल होकर भी कातिल को ढूंढने का नाटक करना। उसे लगा था अगर वो ज्यादा नाटक करेगी तो पुलिस उसे कभी शक के दायरे में नहीं लाएगी। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई झूठी कहानियां गढ़ी, पर कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है।
सरिता का बहुत ज्यादा रोना और नाटक करना ही पुलिस को खटकने लगा। जांच टीम ने देखा कि इस औरत की आंखों में आंसू तो है, पर उसमें वो सच्चा दर्द नहीं है जो एक विधवा का होता है। पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की और सबसे पहले सरिता का मोबाइल फोन खंगालने का मन बनाया। सरिता को लग रहा था वो अब जीत गई है, उसका प्रेमी अब उसका हमसफर बनेगा और केशव का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। पर वो ये बात नहीं जानती थी कि उसके उसी फोन ने उसकी बर्बादी की इबारत लिख दी है जिससे उसने कत्ल की प्लानिंग रची थी। पुलिस ने जब सरिता के नंबर को जांच के दायरे में डाला तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। केशव की मौत वाली रात सरिता ने विक्रम नाम के एक शख्स से कम 25 बार बात की थी। पुलिस ने तुरंत विक्रम को उठाया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने रोते हुए सारा सच उगल दिया। साहब, मुझे सरिता ने उकसाया था, उसी ने केशव को मारने का पूरा प्लान बनाया था। पुलिस ने तुरंत सरिता को गिरफ्तार कर लिया। जब थाने में सरिता से पूछताछ हुई तो पहले वो मुकरती रही, लेकिन जब पुलिस ने विक्रम के साथ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसके पैर उखड़ गए। सरिता ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो विक्रम के प्यार में पागल थी और केशव के घर आ जाने से वो उससे मिल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने केशव को रास्ते से हटा दिया। ये खबर जब गांव में पहुंची तो वहां पर सन्नाटा छा गया। जो लोग सुबह तक सरिता के लिए आंसू बहा रहे थे अब उसे गालियां देने लगे। सरिता का वो रोने का नाटक अब असली आंसुओं में बदल गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसका बच पाना एकदम मुश्किल है। पुलिस ने वो पत्थर और चाकू भी बरामद कर लिया जिससे केशव की हत्या की गई थी। सरिता और विक्रम को जब आमने सामने बिठाया गया तो दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। सरिता गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मेरे बच्चों के लिए छोड़ दो। पर कानून के हाथ अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुके थे। जिस प्रेमी के लिए उसने अपने पति की हत्या की साजिश रची, वही प्रेमी अब पुलिस के सामने उस पर इल्जाम लगा रहा था। यह एक ऐसी चौंकाने वाली घटना थी जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए थे। सरिता का वो सती सावित्री वाला चेहरा अब एक खूंखार अपराधी में बदल चुका था। उसे ले जाने के लिए जब पुलिस की गाड़ी आई तो पूरा गांव उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसका वो शातिराना खेल अब खत्म हो चुका था। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही सरिता का सारा नशा उतर गया। उसे अब डर सता रहा था अपनी सजा का और उन बच्चों का जिन्हें उसने बेसहारा छोड़ दिया था। एक दिन सरिता सुनवाई के दौरान जज साहब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि उसे एक बार उसके प्रेमी विक्रम से मिलने दिया जाए। ये सब देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान था कि इतना सब हो जाने के बाद भी वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए रो रही है। उधर गांव में केशव के तीनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। पिता दुनिया में नहीं रहे और मां जेल की काल कोठरी में पहुंच गई थी। गांव के प्रधान ने उन बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा उठाया, पर एक पिता का साया और मां का प्यार तो हमेशा के लिए छिन गया था। सरिता को जब जेल की गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो उसकी चीखें हवाओं में गूंज रही थी। इस पूरी घटना ने एक सामाजिक संदेश दिया है कि जब भी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो उसका अंजाम अक्सर ऐसे ही खूनी अपराध पर खत्म होता है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कितनी ही वारदातें हो चुकी हैं जहां प्रेमी के चक्कर में सुहाग को उजाड़ दिया गया, लेकिन अंत में जीत कानून की ही होती है। पुलिस ने दिखा दिया कि अपराधी चाहे कितना ही नाटक क्यों न कर ले, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। सरिता को लग रहा था कि वो बच जाएगी, पर उसकी खुद की साजिश ने ही उसे मिट्टी में मिला दिया। आज वो जेल में सजा काट रही है और उसके बच्चे समाज के सहारे जी रहे हैं। दोस्तों, रिश्ते में वफादारी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर वो खत्म हो जाए तो इंसान हैवान बन जाता है। सरिता की ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह की राह चाहे जितनी ही लुभावनी क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा तबाही और अंधेरे में ही होता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।